नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्रा यूट्यूब चैनल। मैं हूं चंद्रभान। आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं ये किन किन एग्ज़ामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये टॉपिक पूछा जाता है, तो पहले मैं उसको बता देता हूँ। जैसे आपका एमएड का एग्ज़ाम है, इसके अलावा आपका टेट, सी टेट, सुपर टेट, रीट, बीएड, डीएलएड, तो ये जो शिक्षा से संबंधित एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं उन एग्ज़ाम में ये जो टॉपिक है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। तो आइए इसको शुरू करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है शिक्षण, टीचिंग। हम इस पे जानेंगे कि वास्तव में शिक्षण का अर्थ क्या है और इसकी परिभाषाएं किन किन मनोवैज्ञानिकों ने, किन किन शिक्षाविदों ने किस तरह से इसकी परिभाषाएं दी हुई हैं। इसके अलावा शिक्षण का की प्रकृति क्या है, इसका स्वरूप क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं और वास्तव में शिक्षण का क्या उद्देश्य होना चाहिए। तो इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहिएगा पूरे वीडियो में, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग शिक्षण का अर्थ। शिक्षण का अर्थ की अगर बात करें तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक में अंतर्निहित शक्तियों को विकसित किया जाता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि हर एक व्यक्ति के अंदर, हर एक बालक के अंदर पहले से ही ईश्वर प्रदत्त शक्तियां मौजूद हैं, बस शिक्षण के द्वारा उन अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकाल के लाया जाता है। जैसे कि आपने स्वामी विवेकानंद की परिभाषा, शिक्षक की अगर बात करें, शिक्षक की परिभाषा की, तो स्वामी विवेकानंद जी की परिभाषा है कि अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालना ही क्या है, शिक्षा है। तो शिक्षण और शिक्षा की लगभग जो परिभाषाएं हैं उसका अर्थ है वो एक जैसा होता है। इसके अलावा शिक्षण का अर्थ सीखने में सहायता करना है। सीखने में सहायता करना किसका काम है? शिक्षण का काम है। शिक्षण के संकुचित अर्थ की बात करें, जिसे हम औपचारिक शिक्षण कहेंगे, तो शिक्षण दो प्रकार का होता है, औपचारिक और अनौपचारिक। जब हम औपचारिक शिक्षण की बात करते हैं, जब हम संकुचित शिक्षण के अर्थ की बात करते हैं, तो हम यहाँ पर ये कहते हैं कि शिक्षण शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में होने वाली एक प्रक्रिया है। अर्थात जब हम संकुचित अर्थ की बात करें तो एक निश्चित स्थान होगा, एक निश्चित व्यक्ति होगा, एक निश्चित उद्देश्य होगा और इन सारे निश्चित उद्देश्य के लिए निश्चित व्यक्ति के द्वारा निश्चित स्थान पर जब शिक्षण किया जाता है तो उसे हम नाम देंगे कि यह शिक्षण का संकुचित अर्थ है या औपचारिक अर्थ है। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर बात करूँ, मैं आपको शिक्षण पढ़ा रहा हूँ, शिक्षा टॉपिक बता रहा हूँ, तो शिक्षा टॉपिक जो है आपके एग्जाम्स में पूछा जाता होगा, तो मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। तो ये एक तरह की क्या है, ये एक तरीके का औपचारिक शिक्षण है। लेकिन जब हम अनौपचारिक शिक्षण की बात करते हैं तो यहाँ पर हम औपचारिक के साथ साथ अनौपचारिक की बात करते हैं। अर्थात हमारा जो ये टॉपिक है, इस टॉपिक ये तो एग्जाम में पूछा ही जाएगा, बट इस टॉपिक का हमारे जीवन में क्या योगदान है, इससे हम अपने लाइफ में क्या कर सकते हैं, हम अपने जीवन कौशल में किस तरह से सुधार कर सकते हैं। जब इस तरह से हम सीखेंगे तो हम ये कहेंगे कि इस तरह का जो शिक्षण है इसका अर्थ व्यापक है, ये व्यापक शिक्षण है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इसकी। तो यहाँ पर साफ साफ परिभाषा लिखी हुई है कि निश्चित उद्देश्यों को लेकर निश्चित समय में निश्चित स्थान पर निश्चित व अनुभवी व्यक्तियों द्वारा दी जाने वाली या की जाने वाली जो प्रक्रिया है उसे हम शिक्षण कहते हैं। लेकिन जब इसके व्यापक अर्थ की हम बात करें, जहां पर हम औपचारिक प्लस अनौपचारिक दोनों तरह के शिक्षण की बात करते हैं, तो यहां कहा गया है कि शिक्षण मनुष्य के जीवन में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत सभी व्यक्ति, वस्तुएं, वातावरण, साधन, माध्यम व घटनाएं व्यक्ति को जन्म से मृत्यु तक कुछ न कुछ सिखाती रहती हैं। अर्थात शिक्षण कि जब और हम सरल शब्दों में बात करें, जैसे मैं औपचारिक शिक्षण की बात करूं, तो जब एक शिक्षक एक शिक्षार्थी को, एक छात्र को जब सिखा रहा होता है, पढ़ा रहा होता है उस पाठ्यक्रम को, किसी निर्धारित पाठ्यक्रम को, तो इसे हम कहेंगे कि ये तो औपचारिक शिक्षण है। लेकिन जब हम किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से, किसी घटना से, किसी जगह से, कहीं ना कहीं से हम सीख रहे होते हैं, वो भी एक तरह का शिक्षण है। तो इस तरह के शिक्षण को हम क्या नाम देते हैं? शिक्षण का व्यापक अर्थ, या इसे हम अनौपचारिक शिक्षण भी कह सकते हैं। ठीक है, कई बार आपके दिमाग में यह भी सवाल आ रहा होगा, तो फिर सीखना क्या है, अधिगम क्या है, अर्थात लर्निंग क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि टीचिंग और लर्निंग ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। अर्थात जब तक टीचिंग नहीं होगी तब तक लर्निंग संभव नहीं है। ठीक है, तो ये एक दूसरे के पूरक हैं।
जब जब टीचिंग होगी, जहां जहां पर टीचिंग हो रही होगी वहां लर्निंग स्वाभाविक रूप से हो ही रही होगी। ठीक है, तो ये एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना ये रह नहीं सकते हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, ये इस तरह से इसको आप समझ सकते हैं। कुछ परिभाषाएं दी गई हैं जो कि इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं, मैं उन परिभाषाओं को यहाँ पर पढ़ने वाला हूं। जैसे सबसे पहली परिभाषा है अधिगम में वृद्धि करना ही शिक्षण है। ये थाइन महोदय की परिभाषा है कि अधिगम में वृद्धि तभी होगी जब हम शिक्षण बेहतर ढंग से, टीचिंग बेहतर ढंग से करेंगे। दूसरी परिभाषा है कि शिक्षण अधिगम हेतु प्रेरणा, पथ प्रदर्शन व प्रोत्साहन है। शिक्षण अधिगम हेतु प्रेरणा अर्थात सीखने के लिए जब आपको अंदर से मोटिवेट करना और पथ प्रदर्शन व प्रोत्साहन करना किसका काम है, वो शिक्षण के द्वारा ही संभव है। वैसे तो हम चीज़ें अपने वातावरण से सीखते रहते हैं, लेकिन उन वातावरण में रहने वाली जो चीज़ें हैं, होने वाली जो घटनाएं हैं, जो वस्तुएं हैं, अगर उनको किसी एक शिक्षक के द्वारा, अनुभवी शिक्षक के द्वारा अच्छे से अगर समझाया जाए, पढ़ाया जाए, तो उनके बारे में बेहतर तरीके से हमें लर्निंग होती है। और यही इसी वजह से यहाँ पर कहा गया कि शिक्षण क्या है, अधिगम हेतु प्रेरणा है, पथ प्रदर्शन है और क्या है, प्रोत्साहन है। यह परिभाषा है बर्टन महोदय की, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी भी गई है और कई बार इस तरह से परिभाषाएं पूछ भी ली जाती हैं। अगली परिभाषा है कि शिक्षण शिक्षक का वह कार्य है जिसे बालक के विकास के लिए किया जाता है। थॉमस एफ ग्रीन नाम के एक महान विद्वान हैं जिन्होंने इस परिभाषा को दिया हुआ है। तो शिक्षण शिक्षक का वह कार्य है जिसके द्वारा बालक का विकास किया जाता है। ठीक है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट परिभाषाएं, हालांकि और भी परिभाषाएं हैं, योकम एवं सिम्पसन जैसे हैं, और भी कई लोग हैं जिनकी परिभाषाएं हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ तीन परिभाषाएं ली हुई हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करेंगे शिक्षण के स्वरूप की, शिक्षण का प्रकृति क्या है। ठीक है, तो जैसे ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर होने वाला है कि शिक्षण एक द्विमुखी प्रक्रिया है या द्विध्रुवी प्रक्रिया है। मुखी या द्विध्रुव, ये हम कह सकते हैं। ये किसके द्वारा कहा गया, एडम्स व रॉस के द्वारा। तो ये जो दोनों शिक्षाविद हैं, इनको मनोवैज्ञानिक भी कह सकते हैं, इन्होंने क्या कहा है कि शिक्षण एक द्विमुखी प्रक्रिया है। और द्विमुखी या द्विध्रुवी का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि शिक्षण में शिक्षक और छात्र दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली जुड़े हुए होते हैं। एक सिखाता है और दूसरा सीखता है, ये कहना है एडम्स व रॉस का। लेकिन इसके जस्ट विपरीत जब हम बात करेंगे तो एक शिक्षाविद और मनोवैज्ञानिक हैं जॉन डीवी और एक हैं रायबर्न। इनकी विचारधारा यह है कि शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है या त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। त्रिध्रुवीय प्रक्रिया मतलब कैसे कि यहां पर क्या होगा, इस तरीके से ट्राइपोलर सिस्टम प्रोसेस है ये। एक तरफ क्या होगा, एक तो शिक्षक होगा, एक छात्र होगा और पाठ्यक्रम होगा। जॉन डीवी ये कहते हैं कि शिक्षक और छात्र ही नहीं बल्कि बीच में पाठ्यक्रम भी होता है। पाठ्यक्रम को हम ये कह सकते हैं कि समाज भी कह सकते हैं इसको। इस पाठ्यक्रम में वही सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी जो उसको जरूरी होंगी। सिखाने वाला व्यक्ति कौन होगा, एक शिक्षक होगा और सीखने वाला छात्र होगा। तो शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन किया गया है कि ये बताइए कि शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है या त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। ये कथन किसका है, किसके द्वारा कहा गया है, तो जॉन डीवी व रायबर्न के द्वारा इसको कहा गया है। अगली जो इसका स्वरूप के बारे में जो बात की गई है, फ्लेंडर के द्वारा कहा गया है कि शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है, एक अंतः प्रक्रिया है। अंतः प्रक्रिया से मतलब क्या है, इसका मीन्स क्या है कि ये एक बौद्धिक प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है जो दिखाई नहीं देती, अर्थात मस्तिष्क यहाँ पर काम करता है। बौद्धिक एक तरीके की गतिविधि है क्या शिक्षण। किसने कहा, फ्लेंडर ने कहा। शिक्षण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, अर्थात यहाँ पर क्या होता है कि ये स्थायी नहीं है, ये चलता रहता है निरंतर। जिस तरीके से हम अधिगम की बात करते हैं कि निरंतर जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, वैसे ही शिक्षण भी क्या है, लाइफ टाइम चलने वाली प्रक्रिया है। हमेशा जब क्योंकि जिंदगी भर व्यक्ति सीखता है, तो सोचिए जब वो जिंदगी भर सीखता है तो शिक्षण भी जिंदगी भर होता होगा। ठीक है, आगे हम इसकी कुछ विशेषताओं की बात करेंगे। जैसे शिक्षण मूलतः एक बौद्धिक गतिविधि है, ये मूल रूप से एक मानसिक प्रक्रिया है। अगला है शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। देखिए, आप सोशल इंटरेक्शन बेहतर ढंग से तभी कर सकते हैं जब आप
आपका शिक्षण बेहतर ढंग से हुआ हो। आप समाज से कनेक्ट बेहतर ढंग से तभी कर सकते हैं जब आपका शिक्षण बेहतर ढंग से हुआ हो। ठीक है, अगर बेहतर ढंग से नहीं भी हुआ है, जैसा भी आप सोशल इंटरेक्शन कर सकते हैं वो आपके शिक्षण पर डिपेंड करता है। बिना शिक्षण के आप सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक जो गतिविधियां हैं वो नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए कहा गया कि शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। आगे हम बात करें तो कहा गया है, इसकी विशेषता है कि शिक्षण एक तार्किक प्रक्रिया है, अर्थात बिना तर्क के शिक्षण संभव नहीं है। बिना तर्क के शिक्षण संभव नहीं है, ये एक तार्किक प्रक्रिया है। शिक्षण एक कुशल निर्देशन है। शिक्षण क्या है? टीचिंग एक कुशल निर्देशन। इसको हम एक निर्देशन भी मान सकते हैं, डायरेक्शन भी मान सकते हैं। जैसे डायरेक्टर किसी इंस्टीट्यूट को बेहतर ढंग से डायरेक्ट करता है, उसी तरह हम मान सकते हैं कि शिक्षण एक क्या है? एक डायरेक्शन है। अगला है, शिक्षण एक कौशल पूर्ण प्रक्रिया है। देखिए, बिना कौशल के, बिना स्किल के शिक्षण संभव नहीं होगा, क्योंकि जो सीखने वाला व्यक्ति है, जो छात्र है, वो भी उसके कौशल पर डिपेंड करता है कि वो कितना बेहतर ढंग से चीज़ों को एक्सेप्ट कर पा रहा है। ये भी एक तरीके का स्किल है, कौशल है। साथ साथ में जो सिखाने वाला व्यक्ति है, जो शिक्षक है, वो भी पारंगत होना चाहिए, वो भी दक्ष होना चाहिए। अगर वो जितना बेहतर ढंग से वो स्किल्ड होगा, वो दक्ष होगा, उतना ही बेहतर ढंग से वो शिक्षण प्रक्रिया को संचालित कर सकता है। इसलिए यहाँ पर ये कह सकते हैं कि शिक्षण की एक विशेषता है कि शिक्षण एक कौशल पूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है, तो कुछ विशेषताएं यहाँ पर हमने बात की, हालांकि और भी बहुत सारी विशेषताएं हो सकती हैं कि शिक्षण एक उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है। हाँ, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, शिक्षण एक व्यावसायिक प्रक्रिया है, ये भी हम कह सकते हैं कि हर एक बिजनेस में शिक्षण की जरूरत होती है। तो इस तरह से जो है बहुत सारी विशेषताएं हम शिक्षण की कह सकते हैं और होती हैं। लास्ट में हम बात करेंगे शिक्षण के उद्देश्य की, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताऊं कि जैसे शिक्षण की एक और परिभाषा हो सकती है, जो कि मेरे द्वारा मैं अपने तरह से इसको देखता हूं कि शिक्षण प्रक्रिया क्या है। शिक्षण शिक्षक और छात्र के बीच में या सीखने और सिखाने वाले के बीच में एक बेहतर कम्युनिकेशन होता है। तो एक कम्युनिकेशन दो व्यक्तियों के बीच में किसी वस्तु को लेकर के, किसी चीज को लेकर के जो कम्युनिकेशन स्थापित होता है, उसे भी हम क्या कह सकते हैं? शिक्षण कह सकते हैं। क्योंकि एक शिक्षक और एक छात्र के बीच में कम्युनिकेशन जब तक स्थापित नहीं होगा, तब तक हम ये नहीं कह सकते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया पूर्ण हुई है। ठीक है, तो ये भी एक परिभाषा इसकी हो सकती है। आगे बात करेंगे शिक्षण के उद्देश्य की। तो पहला उद्देश्य यहाँ पर दिखाया गया है कि बालकों में सृजनात्मक क्षमता का विकास करना। हम शिक्षण क्यों करते हैं? हम इसलिए शिक्षण करते हैं कि जो सृजनात्मक क्षमता है, जो क्रिएटिविटी है, वो बालक के अंदर आए। भले हम आज देखते हैं कि हमारा जो शिक्षण है वो ज़्यादातर रटन प्रणाली पर आधारित है। जो मैं बोल रहा हूँ बहु शब्दों को आप रट लेंगे तो यहाँ पर शिक्षण पूर्ण नहीं होगा। और यहाँ तक ये भी कहा गया है कि अधिगम तभी पूर्ण होगा जब आपके अंदर क्रिएटिविटी आएगी। अर्थात जो चीज़ आपको बताई गई है उसको आप उसी तरह से एक्सेप्ट करके अपने नए तरीके से आप अपने हिसाब से उसको क्रिएट कर सकें, तब तो माना जाएगा कि आप वास्तव में आपको लर्निंग हुई है। लेकिन शिक्षण उसी तरह से शिक्षण भी तभी पूर्ण माना जाएगा जब आपके अंदर सृजनात्मक क्षमता का विकास होगा। अर्थात जिस चीज को आपने सीखा है उसका अर्थ आपको अगर पता है तो आप उस सीखे हुए चीज से आप अपने जीवन में उसको धरातल पर उतार सकते हैं। अगर ऐसा आप कर पाते हैं तो ये माना जाएगा कि शिक्षण बहुत ही अच्छा हुआ है और आपके अंदर सृजनात्मक क्षमता का भी विकास हुआ है। ठीक है, क्योंकि सृजनात्मकता क्या है? जब किसी एक चीज को आप कई तरीके से कर ले जाएं, जब किसी एक चीज को आप कई तरीके से कर ले जाएं, आपके तरह तरह के आपके दिमाग में आइडियाज उत्पन्न हो जाएं, तो तब ये माना जाएगा कि शिक्षण वास्तव में सही हुआ है। ठीक है, तो सृजनात्मक क्षमता का विकास करना एक उद्देश्य है। बालकों में आत्मविश्वास व आत्मानुभूति करने योग्य बनाना, बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस आए, बच्चों को आत्म अनुभूति हो, अर्थात वो जो चीज सीख रहे हैं, जिस चीज का शिक्षण किया गया है, वो उसका अनुभव कर सके, आत्मानुभूति कर सके, तब माना जाएगा कि वास्तव में हमारे शिक्षण का उद्देश्य सफल हुआ है। अगला पॉइंट है कि बालकों में वातावरण के प्रति समायोजन की क्षमता प्रदान करना। जैसे हम अधिगम की बात करते हैं उसी तरह यहाँ पर हम शिक्षण की भी बात कर रहे हैं। शिक्षण तभी पूर्ण माना जाएगा जब कोई
बालक या कोई व्यक्ति अपने वातावरण में बेहतर ढंग से एडजस्टमेंट कर पाता है, समायोजन कर पाता है। अगर आप समायोजन नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि वास्तव में कहीं ना कहीं उस शिक्षण में कमी रही होगी, और यही एक वजह है कि आपके अधिगम में भी, सीखने में भी कमी रह गई। अगर कमी नहीं रहती तो हर एक परिस्थिति में आप अपने आप को ढाल सकते थे। ठीक है, तो आप हर एक परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेना ये कैसे संभव है? जब एक अच्छा शिक्षण प्रक्रिया अपनाई गई हो और उससे बेहतर लर्निंग बच्चों को हुई हो। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इसका उद्देश्य है। बालकों में संवेदनशीलता का विकास करना। देखिए, बालकों में संवेदनशीलता का विकास करना अर्थात अपने आसपास क्या हो रहा है, कौन कौन सी घटनाएं हो रही हैं, उनसे अपडेट रहना, यह भी एक तरीके का शिक्षण का उद्देश्य है। मानसिक क्षमता का विकास करना और व्यवहार में परिवर्तन लाना। जैसे हम पढ़ते भी हैं कि अधिगम का काम क्या है? अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करना। तो उसी तरह शिक्षण का भी उद्देश्य तभी सफल होगा जब आप शिक्षा लेने के पहले, शिक्षण प्रक्रिया के पहले जो थे और बाद में, उन दोनों में फर्क नजर आए। आप पहले कैसे थे और शिक्षण के उपरांत कैसे रहेंगे, उन दोनों में अगर फर्क नजर आएगा तो हम ये मानेंगे कि यहाँ पर और कैसा पॉजिटिव परिवर्तन होना चाहिए, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव परिवर्तन होना चाहिए। तब हम ये कहेंगे कि हमारा जो शिक्षण है वो सफल हुआ है। तो इस तरह से शिक्षण के बहुत सारे उद्देश्य हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट उद्देश्य हैं उनको यहाँ पर रखा हुआ है। अब शिक्षण के सेकंड पार्ट में हम लोग बात करेंगे कि शिक्षण के और सिद्धांत क्या हैं, शिक्षण के सूत्र क्या हैं, और शिक्षण की किन विधियों का प्रयोग करके हम शिक्षण को एक प्रभावी, एक सशक्त माध्यम बना सकते हैं शिक्षा के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक